अब इजाजत है जी। कैफेट लेक्चर 88, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने कंसेप्ट कवर करना है रिटन रिप्रेजेंटेशन। लेकिन उससे पहले कल का जो लेक्चर था सब्सिक्वेंट इवेंट, क्या वो आपको सही समझ आ गया था? आपने असाइनमेंट तो नहीं की होगी आप, चले हाँ असाइनमेंट, हाँ केस स्टडी नहीं की होगी, लेकिन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन तो लिखे बता, वो आपने पढ़ लिए, समझ आ गया, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा चलिए, अगर आप एंड पे वॉल्यूम 2 में ना भी जाते, वॉल्यूम 1 के एंड पे देखते ना, तो एक सब्सिक्वेंट इवेंट की केस स्टडी, बहुत अच्छी केस स्टडी थी। लेकिन चले कोई बात नहीं, आपने नहीं की कोई बात नहीं, आप वो केस स्टडी मैं आपको क्लास में डिस्कस करवा देता हूँ, वॉल्यूम 2 की केस स्टडी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये ठीक है ना? चलिए, तो पहले असाइनमेंट डिस्कस करते हैं अपने। अच्छा पहले क्वेश्चन असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं, शायद उसमें आपका क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। अगर नहीं होता तो फिर रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलने से पहले मुझे रोक के क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जी कह रहा है ऑडिटर शुड एक्टिवली लुक फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर को डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, कहां तक? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक एक्टिवली सर्च करना चाहिए। किसको? सब्सिक्वेंट इवेंट्स को। स्टेट द प्रोसीजर विच एन ऑडिटर शुड परफॉर्म स्पेसिफिकली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स। जो बताइए वो कौन से प्रोसीजर है जो स्पेसिफिकली ऑडिटर परफॉर्म करता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक मिनट, जिससे पूछूंगा सिर्फ वो ही भाई बताएंगे। ये जो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं भाई, इनके पीछे वाले आप बता दीजिए। अब प्यारे भाई बता दें आप। हाँ जी, आपसे कर देखने क्या पूछ रहे हैं, क्या है? हाँ जी, जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है वो बताने हैं, तो मुझे भी पता चल गया है। मैं पूछ रहा हूँ वो प्रोसीजर कौन से हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट का, उसके बाद इंक्वायर मैनेजमेंट अबाउट सब्सिक्वेंट इवेंट्स, रीडिंग इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड, और रीडिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड, ये सब्सिक्वेंट पीरियड लिखना। और रिटन रिप्रेजेंटेशन भी थी, और शायद बजट्स, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट वगैरह, इस तरह की छोटी मोटी 3-4 और भी एग्जांपल थे। क्लियर, ये समझ आ गया आपको? अच्छा, इससे एग्री करते हैं ना कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी से सही लिखा हुआ है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक की है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। 13 कह रहा है स्टेट द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इवेंट्स बिटवीन द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, यानी बैलेंस शीट डेट से लेके एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी बताइए। एक्टिव रिव्यू की, अच्छा एक्टिव रिव्यू को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दे, यानी ऑडिटर स्पेसिफिकली प्रोसीजर परफॉर्म करेगा इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, हाँ जी, 2 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे इतना भी काफी है, लेकिन एक आधा प्रोसीजर अगर लिख दे तो बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल इंक्वायरी मैनेजमेंट एंड रीड मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह। ठीक है, 1-2 प्रोसीजर लिख दे बेहतर है, लेकिन एक्टिव रिव्यू सिर्फ नहीं लिखना, एक्टिव रिव्यू को एक्सप्लेन भी करना है, इसका मतलब क्या होता है। सिर्फ पैसिव रिव्यू नहीं लिखना, पैसिव रिव्यू का मतलब भी लिखना है, इसका मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन क्लियर? अच्छा बताइए, ऑडिट रिपोर्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के दरमियान में ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है? पैसिव रिव्यू, एक्टिव नहीं, पैसिव रिव्यू, यानी खुद से प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने, लेकिन अगर इवेंट सामने आ जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, उसके लिए वर्ड यूज होता है इवेंट आइडेंटिफाई हो जाए, तो फिर वो प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। हाँ जी, क्वेश्चन 14, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ये पता नहीं क्या होता है, हमें नहीं पता। एक्सप्लेन्स द, कह रहा है ये कोई एक स्टैंडर्ड है जो एक्सप्लेन करता है क्या ऑडिट वर्क रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद सब्सिक्वेंट इवेंट। इसका मतलब है सब्सिक्वेंट इवेंट वाला जो टॉपिक है इसका स्टैंडर्ड है ISA 560, लेकिन ये नंबर वगैरह याद करना जरूरी नहीं होते। कह रहा है रिक्वायर्ड लिस्ट द ऑडिट प्रोसीजर दैट कैन बी यूज्ड प्रायर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट बीइंग साइंड
प्रायर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट बिंग, देखें टाइम बहुत अहम है, ठीक। प्रायर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट बिंग सेंट टू आइडेंटिफाई इवेंट्स दैट मे रिक्वायर एडजस्टमेंट आर डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोसीजर बताइए कौन से हैं? ये तो वही प्रोसीजर हो गया जो अभी बताए थे, एक्टिव रिव्यू वाले, ठीक है। लेकिन इसमें एक्टिव रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्रोसीजर ही बता दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उसने पूछा, डायरेक्ट प्रोसीजर ही पूछा, वही बता दें। क्वेश्चन 6, अच्छा इस क्वेश्चन में, अच्छा मुझे बताइए क्या टीचर कभी गलती कर सकता है? शाबाश, मैं यही चाहता था, मैं यही चाहता। बताए कभी आई कैप गलती कर सकता है? हर सेशन में करता है? हर दफा जब भी रिजल्ट इशू करता है गलती करता है। आपको फेल करके कि आपको पास करके? पास करके गलती करता है। अच्छा ठीक है, हाँ सही से पढ़ कर। तो इसमें आपने ढूंढना है, मुझे लगता है मेरी जजमेंट के मुताबिक इस क्वेश्चन में एक गलती है, ठीक है। आपने जज करना है कि वो कोई गलती है कि नहीं। रिक्वायर्ड स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, रिक्वायर्ड इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन, अबव सिचुएशन को वैल्यूएट करो। अच्छा इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है बताओ ये कौन सा कंसेप्ट है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, ये बताओ। इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन, इशू क्या है इसमें ये बताओ। एंड स्टेट द प्रोसीजर विच ऑडिटर वुड नीड टू परफॉर्म, और बताओ इस सिचुएशन में ऑडिटर को क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है। इस रिक्वायरमेंट को पढ़ के आप कभी भी नहीं अंदाजा लगा सकते किस चैप्टर का है। यही तो उसने पूछा है, यही तो उसने, केस स्टडी पढ़ो इसके लिए, केस स्टडी कह रहा है एक्सप्रेस लिमिटेड इज ए मीडियम साइज एंटिटी एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। After the issuance of audit report for the year ended 30th June 2016, a major debtor was declared bankrupt by the court. No recovery has been made from the debtor after year end. No recovery, उससे कोई भी रिकवरी नहीं हुई। आफ्टर ईयर एंड कोई भी रिकवरी नहीं हुई। जी पहला क्वेश्चन मेरा बताइए ये सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं? डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन कहती है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, ये असल में डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फर्ज कीजिए एग्जाम में, उसे ऐसे करना नहीं चाहिए, क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए था उसे कि ये डिसीजन पहले हो गया है, हमें पता बाद में चला है। असल में ये चीज उसने नहीं लिखी, ये चीज क्वेश्चन का हिस्सा होनी चाहिए थी कि डिक्लेयर, बैंक कोर्ट ने डिक्लेयर पहले कर दिया है, हम तक इंफॉर्मेशन पहुंची है रिपोर्ट साइन होने के बाद। ये लाइन क्वेश्चन में होनी चाहिए थी मेरी जजमेंट के मुताबिक, जो कि नहीं है। फर्ज कीजिए, वैसे अब चांस उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की गलती आई कि अब नॉर्मली नहीं करता, लेकिन फर्ज कीजिए अगर इस तरह का एग्जाम में आ जाए। अब हमारे पास एक ऑप्शन है, क्या हम कहे भाई ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट है ही नहीं, ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, कहानी खत्म। हाँ 8 नंबर। अब असल में ना एग्जाम होता है, एग्जाम में एक अहम चीज होती है एग्जामिनर का माइंड डिकोड करना, वो हमसे चाह क्या रहा है। बहुत सी चीजें उसने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं की करनी होती, तो हमने उसका असेस करना होता है वो क्या चाह रहा है। तो वो हमसे क्या चाह रहा है, ये कि हम ये एक लाइन लिख दे और आ जाए, कि हम उसके बता दें तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, नहीं ये नहीं बिल्कुल। तो हमें बेहतर है यहाँ पे बजाय ये कहें कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, या ये कहे कि ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में है ही नहीं, हम उसको मेंशन करें कि जी एज्यूम किया है हमने कि ये इवेंट पहले अकर हो चुका था, आइडेंटिफाई बाद में हुआ, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रेगुलर तरीके से। तो इस अब अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात अभी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है रूल के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए, क्या एज्यूम करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई है कि नहीं हुई? दोनों। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई है तो क्या करना है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई तो क्या करना है। तो यहाँ पे इस बात से अब एग्री करते हैं कि हम इस डिस्कशन पे कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि डेटर बैंकरप्ट पहले हो गया था, फैसला पहले, हम तक पहुंचा बाद में। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, पहले डिस्कस करते हैं, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई, डेटर बैंकरप्ट हुआ, अब हमें पता चला, बताइए क्या करें। सबसे पहले तो उसे बताएंगे ये इवेंट एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं है, क्यों आगे सिर्फ ये नहीं लिखना दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, लिखना है बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। ठीक है, कंडीशन एग्जिस्ट है। अब बताइए इस सिचुएशन में क्या करना है, हम जाएंगे भागे भागे मैनेजमेंट के पास, रिक्वेस्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट करो। मैनेजमेंट या तो करेक्ट करेगी या नहीं करेगी, अगर करेक्ट करती है तो क्या होगा, हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उसकी अमेंडमेंट को चेक करने के लिए और न्यू ऑडिट रिपोर्ट देंगे जिसमें डेट कौन सी होगी, एक्सटेंडेड होगी। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करनी है, हमने ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करनी है। ठीक है, ये मेन कंसेप्ट है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज की होगी आफ्टर न्यू अप्रूवल, दोबारा डायरेक्टर से अप्रूवल ली होगी ना, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर दी, हमने ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करनी है, उसमें हमने डेट न्यू इंक्लूड करेंगे। अब उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हाँ, लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउ करता है या नहीं करता। अगर तो लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउ नहीं करता तो न्यू डेट होगी और हमारे सारे सब्सिक्वेंट इवेंट के एक्टिव प्रोसीजर्स भी एक्सटेंड हो जाएंगे। और अगर लॉ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट अलाउ करता है तो फिर रिवीजन होगी रिस्ट्रिक्टेड, यानी सिर्फ उस सब्सिक्वेंट इवेंट की हद तक, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो पुरानी डेट तक की है, लेकिन ये वाली डेटर वाली जो है ना इसकी न्यू डेट, इसे डुअल डेटिंग कहते हैं। ठीक है, इसको दो तरीकों से, एक तो डेट में लिख सकते हैं, दूसरा एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में, या शायद उससे अदर मैटर भी, हाँ बिल्कुल दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करती, नोटिफाई करेंगे मैनेजमेंट को कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट इशू ना करे। अगर स्टिल मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट इशू करती है, एक्शन एजीएम में। क्लियर। अब दूसरा केस, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है तो क्या करना है, 8 नंबर में ये सारा कुछ करना है। बल्कि इसमें एक अहम चीज आप स्किप कर गए हैं। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्लास में क्या अहम चीज स्किप कर गए हैं? कल मैंने भी चीख के एक बात बताई थी जो नहीं आपके पल्ले पड़ी। सुबह मेरा भी गला सुबह दर्द हो रहा है। मैं कहा क्यों दर्द? मुझे कल याद आया, ऑडिट की क्लास में चीख के रूल बताया था, स्पेसिफिक प्रोसीजर। उसने स्पेसिफिक इवेंट डिस्कस किया कि नहीं किया? तो बैंक्रप्सी और डेटर के ज्यादा नहीं है, एक दो ही सही कि ये रेंट के बाद कलेक्शन आई है कि नहीं आई, लिक्विडेटर को लेटर सेंड करेंगे। वो स्पेसिफिक इवेंट क्यों नहीं डिस्कस किया आपने? कल बताया नहीं था? कितनी दफा बताया था? बहुत दफा। कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, अब आइंदा याद रखिएगा। क्लियर है? क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। खत्म। लेकिन एक केस स्टडी, वॉल्यूम अपेंडिक्स। ये केस स्टडी मुझे आईकैप के कुछ क्वेश्चन है जो मुझे पसंद है, ये उनमें से एक क्वेश्चन है। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट लंबी चौड़ी है। ये क्या हो गया? हाँ रिक्वायरमेंट पढ़िए, आप ऐसे ही पढ़ लें। बस ठीक है। कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 डेट्स, ये 3 डेट्स हैं, 3 डेट्स नीचे दिए हैं। क्या करना है? स्टेट वेदर द इवेंट्स अकरिंग ऑन दीज डेट्स आर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू IAS 10, गिविंग रीजन फॉर योर डिसीजन। कह रहा है आपने ये जो 3 ऊपर कहानी में आई होंगी ना 3 डेट्स, उसने कहा और हर डेट पे कोई ना कोई हुआ है। कह रहे हैं आपने बताना है ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, गिविंग रीजन। रीजन तो बहुत ही आसान है, कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट, बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, और दूसरा बिकॉज कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट। एडजस्टिंग इवेंट की रीजनिंग क्या होती है? बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट की क्या होती है? बिकॉज कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट। मैं जो कह रहा हूं ना वो
वो सुई सुई वाली मिसाल थी, सुई के पीछे भागेंगे, वो जो सामने गाय बैल वो नजर नहीं आएगा। हाँ अच्छा, इससे इससे पूछ रहे हैं एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का डिसीजन नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन बताए सर, एक्सप्लेनेशन। और भाई बड़ा डिसीजन तो ठीक कर लो ना, जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल होते हैं, पहले वो तो मेरी तसल्ली कराओ कि वो आप डिसीजन गलत नहीं करेंगे। एक्सप्लेन आइटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आइटर प्रोसीजर दैट शुड बी कैरीड आउट। यानी इन तीनों केसेस में हमने दो बातें बतानी है, पहला एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग, और दूसरा आइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और प्रोसीजर भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब, एक्टिव रिव्यू के पैसिव रिव्यू के नो रिव्यू। नो रिव्यू को जब फाइनेंशियल मैट इशू उसके बाद बहरहाल चले एक्टिव और पैसिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बतानी है, प्रोसीजर भी बताने हैं, और प्रोसीजर में मुझे कंफर्म में आप ये गलती करेंगे और आपको पता भी है क्या गलती। स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं लिखेंगे आप, स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं लिखेंगे। अच्छा ये रिक्वायरमेंट सामने रखिएगा, क्योंकि वो व्यू में रिक्वायरमेंट नहीं आ रही तो मैं आपसे पूछता रहूंगा क्या क्या बताना है। 3 डेट्स थी, हर डेट के ऊपर कोई ना कोई वकूआ हुआ है और उसने पूछा है कि बताओ एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, पहली चीज। दूसरी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, और तीसरी चीज प्रोसीजर, यही बताए ना। यानी 3 इवेंट है, हर इवेंट की 3 या 9 चीजें हमने उसे बतानी है। कह रहा है यू आर द ऑडिटर ऑफ ऑयल रेकर्स लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विच एक्सट्रैक्ट्स रिफाइंस एंड सेल्स ऑयल एंड पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ऑडिट ऑफ ऑयल रेकर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2005 हैड द फॉलोइंग इवेंट्स। ये इवेंट्स है। पहला इवेंट 15 अगस्त को। अच्छा 1 2 3 4 5 3 रिक्वायरमेंट। अच्छा चले 15 अगस्त वाला रिक्वायरमेंट था। चले इधर क्या हुआ, bankruptcy of major customer representing 11% of the trade receivable on balance sheet date. Debtor bankrupt हो गया। हाँ बैलेंस शीट के बारे में वो कह रहे हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में तो नहीं पता कि कब ऑथोराइज हो रही हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथोराइजेशन बाय बोर्ड और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एक ही होती है ना, ये बताया कि नहीं बताया। ठीक है, सुबह ऑथोराइज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शाम को ऑडिटर रिपोर्ट साइन कर देता है। तो वो कह रहे हैं सर वो नहीं, चले वो पढ़ लेते हैं, वो उसने आगे चल के बताया हुआ। 22 नवंबर को ऑडिट वर्क कंप्लीटेड एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट साइंड। आपको बेसिकली पूरा क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ऑडिट वर्क कंप्लीट और रिपोर्ट किस दिन साइन हुई, इसी दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज हुई, रिपोर्ट साइन होगी 22 नवंबर। इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमारी एक कट ऑफ एक इंपॉर्टेंट डेट होती है। और फिर 23 नवंबर को क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गए। ठीक, ऑडिट रिपोर्ट पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई बाद में। अब बताइए 15 अगस्त को जो डेटर बैंकरप्ट हुआ, पहले एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग, क्यों, बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट है, पहली रिक्वायरमेंट ओके। दूसरा बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है की, एक्टिव रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उसने स्पेसिफिकली प्रोसीजर परफॉर्म करके आइडेंटिफाई करना है। फिर इसके बाद प्रोसीजर बताइए इससे रिलेटेड। ठीक है, पहले कुछ जनरल 2-3 बता दें, 2-3 जनरल प्रोसीजर बता दें। हाँ, और फिर डेटर से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रोसीजर बताइए। ये क्लियर हुआ ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, प्रोसीजर में 2-3 जनरल भी बताए और खास तौर पे स्पेसिफिक नहीं भूले हम। यहां तक क्लियर। तो ये हो गए हमारे तीनों रिक्वायरमेंट्स हो गई। जनरल प्रोसीजर बताने की जरूरत तो नहीं है, सब्सिक्वेंट अभी क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। डेटर की बैंकरप्सी के प्रोसीजर्स क्या हैं, ईयर एंड के बाद रिकवरी देखनी है, लिक्विडेटर से पूछना है, कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, डेटर के साथ कंपनी की कोई कम्युनिकेशन है अगर, जिसे कॉरेस्पॉन्डेंस कहते थे, आप बार बार पूछते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, वो देख लेंगे। नेक्स्ट 1 नवंबर 2005, 1 नवंबर 2005 को क्या हुआ, एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इनटू द सी
फ्रॉम द कंपनीज ऑयल रिफाइनरी रिजल्टिंग इन सीवियर डैमेज टू द एनवायरनमेंट। वो कोई उनका केमिकल था, वो समंदर में एक्सीडेंटली रिलीज हो गया, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। मैनेजमेंट हैड अमेंडेड एंड मेड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ द इवेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज कर दिया है। सबसे पहले बताया इवेंट रजिस्टरिंग एंड नॉन रजिस्टरिंग बिकॉज कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट। आईटी की रिस्पांसिबिलिटी बताइए। एक्टिव रिव्यू की ही है, पैसिव रिव्यू की नहीं है भाई। ये रिपोर्ट से पहले है, एक्टिव रिव्यू ही है। ये एक एक करके आया करे मेरे भाई। आप क्या कह रहे हैं? क्या डिस्क्लोजर क्या दिया होगा? कंपनी पे केस नहीं हुआ, केस होना जरूरी नहीं है। कोई भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो उसको डिस्क्लोज करते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं यूजर्स के लिए, इनको डिस्क्लोज करते हैं। केस होना लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है कि लिटिगेशन ही है सब्सिक्वेंट इवेंट में। और भी फायर की भी एग्जांपल है ना, फायर की भी एग्जांपल। जब हमने वो केसेस किए थे, ये इवेंट के बाद आग लगी और एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, उनमें कोई केस हुआ था? नहीं हुआ था ना। तो डिस्क्लोजर तो आए थे, डिस्क्लोजर तो उसमें आया था। तो इसमें उसने मैनेजमेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना, तो मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर ही देना चाहिए था, और उसने डिस्क्लोजर दिया भी है। ठीक है, हमारे प्रोसीजर रिस्पांसिबिलिटी वही, एक्टिव प्रोसीजर भी। लेकिन अब प्रोसीजर को थोड़े चेंज हो जाएंगे। अब हमने प्रोसीजर बैंक्रप्सी और डेटर वाले नहीं, बल्कि ये हाँ लॉयर से कम्युनिकेशन करेंगे, प्रेस रिलीज देखेंगे, अखबार वगैरह में क्या खबर छपी है, वीडियोस वगैरह आ रही होंगी, वो आग लगी होगी वगैरह। अच्छा एक स्टूडेंट, मैंने शायद फायर के केस में एक प्रोसीजर लिखवाया था, इंश्योरेंस क्लेम भी देख सकते हैं। फायर के प्रोसीजर में एक प्रोसीजर लिखाया था कि साइट को विजिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी साइट को विजिट कर सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है मुझे इस केस में, ये प्रोसीजर रेलिवेंट नहीं लग रहा। हाँ हेलीकॉप्टर, ठीक है ठीक है ठीक है। उसकी बजाय नहीं, उसकी बजाय बेहतर यह है कि जो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह गए होंगे, उनके पास तो रिसोर्सेज होते हैं ना, वीडियो वगैरह बनाई होगी, प्रेस में आया होगा, अखबार में आया होगा, टीवी पे आया होगा, वो फुटेज ले लें, वो भी एविडेंस है, खुद जाने की बजाय। भाई मेरे लेक्चर का टाइम मैंने समझाया था कम होता है, आप ना आए मेरे पास। अभी सारे 3 दफा तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। जो मुझे डिस्टर्ब करता है मैं उसको भूलता नहीं हूं, मैं बता रहा हूं। इसके और भी तरीके हैं। मेहनत करें, सर्टिफिकेट लेके आए, मैं इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलूंगा। वो काम नहीं करना, आसान काम करना है। आगे चलते हैं। ये दो इवेंट हो गए, अब तीसरे इवेंट की तरफ आए। 30 नवंबर 2005 A fire at one of the company's oil wells completely destroys the well. Drilling a new well will take 10 months with a consequent loss in oil production during this time. आग लग गई, a non-adjusting event. Disclosure required. Disclosure नहीं required. ये subsequent event है ही नहीं, क्योंकि ये अकर ही डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ लिख देंगे, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ये हमारा सब्सिक्वेंट इवेंट ही नहीं है। अच्छा अब लेकिन एक चीज एडिशनल बता दूं आपको, आई कैप में अगर इसका सोल्यूशन देखेंगे ना, उसने इसमें भी कुछ ना कुछ कहानी लिखी हुई है, वो आपने इग्नोर कर देनी है, वो आपने इग्नोर कर देनी। ठीक है, हाँ जी क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, इसके इवेंट भी समझ आ गए। चलिए ये हमारा डिस्कशन एंड होती है। आप चलते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ। आज जो हमने कंसेप्ट स्टडी करना है वो है रिटन रिप्रेजेंटेशन। कौन सा कंसेप्ट है? अच्छा कल वाला लेक्चर मैंने आपको पहले बता दिया था कंसेप्चुअल है, उसमें कंसेप्ट ज्यादा है, ठीक है, और उसमें जाहिर है कंसेप्ट तीन स्टेजेस थी, हर स्टेजेस के अलग प्रोसीजर्स थे, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि केस स्टडी में उसने आपको डेट कौन सी दी है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट एग्री करती है या नहीं करती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई है कि नहीं हुई, ये सामने रख के फिर हमने लिखना शुरू करना है। जब कभी एग्जाम में, भाई उठ के जरा पीछे चले जा, फौरन उठ के पीछे, जी 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 बिल्कुल, आप फौरन मेरे भाई फौरन पीछे चले जाए,
आप थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा इधर हो जाए आप। जब कभी एग्जाम में सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन आए, लिखने से पहले आपने 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। 3 चीजें अगर आप ध्यान रखना है, इंशाल्लाह सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 3 चीज, पहला डेट ऑफ इवेंट, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई है कि नहीं हुई, तीसरा मैनेजमेंट एग्री करती है कि नहीं करती। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन ढूंढनी है आपने, ये इंफॉर्मेशन डिसाइड करती है कि हमने क्या लिखना है। डेट ऑफ इवेंट, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू हुई कि नहीं हुई, और तीसरा मैनेजमेंट एग्री करती है कि नहीं करती। ये तीनों चीजें क्वेश्चन में ढूंढ के फिर आपने लिखना शुरू करना, इसके बगैर लिखना शुरू नहीं करना। और अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, फॉर एग्जाम्पल उसने नहीं बताया मैनेजमेंट एग्री करती है कि नहीं करती, फिर हमने दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल उसने नहीं बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई कि नहीं हुई, फिर हमने दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना है। ये बात समझ आ गई? तो कल के लेक्चर में तो कंसेप्ट्स थे, आज के लेक्चर में इतने ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं है, और ये लेक्चर इजी है, इजी। इसमें बहुत सी चीजें हम पहले सब्सिक्वेंट इवेंट की तरह डिस्कस कर चुके हैं, और ये लेक्चर लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट की निस्बत इजी कंसेप्ट होगा इसका, लेकिन इसमें भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन टेस्ट कर रहा है वो, लेकिन ये लेक्चर इजी है, कंसेप्ट है सिर्फ। स्टार्ट करें जी। टॉपिक हमारा जो कवर करने जा रहे हैं वो है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब कोई स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को दी जाती है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? कोई स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को दी जाएगी, और ये रिटर्न है। रिटर्न आपको याद होगा, हमने जब टाइप्स ऑफ प्रोसीजर पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको शायद इसका ओवरव्यू दिया था। अगर हमें थर्ड पार्टी की तरफ से रिटर्न इंफॉर्मेशन मिले, हमें कोई इंफॉर्मेशन मिले थर्ड पार्टी की तरफ से इन रिटर्न, उसे कहते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। लेकिन अगर मैनेजमेंट की तरफ से रिटर्न कोई इंफॉर्मेशन मिले हमें, उसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का मतलब रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को प्रोवाइड की जाती है, यह है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और ये टॉपिक बेसिकली डिस्कस क्या करता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किन किन केसेस में ऑब्टेन की जाएगी, कब ऑब्टेन नहीं की जाएगी, और अगर मैनेजमेंट हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती तो हमारा ऑडिट पे क्या इफेक्ट होगा। मेन ये कंसेप्ट डिस्कस करता है, छोटे छोटे और कंसेप्ट्स भी हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं डेफिनेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है? जो ऑडिटर को दी जाती है। कौन दे रहा है? बाय मैनेजमेंट। किस लिए? किस लिए? टू कंफर्म इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंफर्म करने के लिए, और दूसरा टू सपोर्ट अदर एविडेंस, कुछ दूसरे एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। इसमें जो असल में ये प्रैक्टिकली ज्यादा यूज होती है ना, या जो ज्यादा एग्जाम में भी इसकी इम्प्लीकेशन टेस्ट कर रहा है, टू सपोर्ट अदर एविडेंस। लेकिन मैं इन दोनों के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने पढ़ी चैप्टर 2 में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑडिटर को वगैरह वगैरह। इंटरनल कंट्रोल वो कभी होती है कभी नहीं होती, जैसे चैप्टर 2 में इंटरनल कंट्रोल जनरल में थी, लेकिन जब हम रिपोर्ट वाले में गए टॉपिक में, वहां पे नहीं थी, इसकी बजाय गोइंग कंसर्न थी। ठीक है, तो कम से कम ये दो तो हर जगह पे थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताइए, हमने मैनेजमेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट की थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी, इंटरनल कंट्रोल की, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ने मानी थी, तभी ऑडिट शुरू हुआ था। प्री कंडीशन फॉर ऑडिट में पढ़ा, प्रीमाइज ऑफ ऑडिट में पढ़ा, और मैनेजमेंट ने एंगेजमेंट लेटर में भी इसको तय किया था, एग्री किया था कि हाँ हम पूरी करेंगे अपनी जिम्मेदारियां। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट एंगेजमेंट लेटर में एग्री कर चुकी है कि पूरी करेगी, तो उसे रिप्रेजेंटेशन लेटर में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में दोबारा डिस्कस करने की क्या जरूरत है? ये कंफर्म करने के लिए कि अब उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। याद रखें, जो मैनेजमेंट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये एंगेजमेंट लेटर में भी आती हैं, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में भी आती हैं।
एंगेजमेंट लेटर में मैनेजमेंट लिख रही होते हैं हम ये करेंगे, लेकिन रिटन रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट क्या कर रही है, हमने ये कर दिया है। तो इसीलिए ये कंफर्म करने के लिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उन्होंने पूरी की है कि नहीं, हम इसे रिटन रिप्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट से कहते हैं लिख के दीजिए, लिख के दीजिए कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की है कि नहीं। ये क्यों रिटन रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया जाता है, ये समझ आ गया आपको पॉइंट। फिर दूसरा, रिटन रिप्रेजेंटेशन का एक और मकसद, अच्छा प्रैक्टिकली इसमें ना रिटन रिप्रेजेंटेशन होता है एक लेटर की शक्ल में, एक लेटर होता है जिसमें मैनेजमेंट ऑडिटर का जो भी ऑडिटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिक्वायर कर रहा होता है ना, मैनेजमेंट उस सब इंफॉर्मेशन का जवाब देती है। ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछ रहा होता है, सर आपको याद है बहुत सी इंक्वायरी हम करते हैं ऑडिट के दौरान में, जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट वाले में हमने पढ़ा मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट है तो हमें बता दें। हमने फ्रॉड वाले में पढ़ा कि मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे कि आपको कोई फ्रॉड अलेज फ्रॉड है एक्चुअल तो हमें बता दीजिए। रिलेटेड पार्टी वाले में हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी, कोई रिलेटेड पार्टी है तो बता दें। ये सारे बहुत से हमने टॉपिक्स में पढ़ा मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे। ऑडिटर ड्यूरिंग ऑडिट इंक्वायरी मैनेजमेंट से करता है, लेकिन एंड में फिर सोचता है कि मैनेजमेंट से तो इंक्वायरी कर ली, लेकिन जो ज्यादा अहम चीजें हैं अब मैं एंड में रिटन फॉर्म में भी टॉप लेवल मैनेजमेंट से उनका जवाब ना ले लूं, ताकि कल कला को ये ना हो कि जी आपने तो जूनियर मैनेजमेंट से जवाब लिए थे, उनको सारी चीजों का पता ही नहीं था। और वैसे भी जब जितना हायर लेवल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देती है ना, हमारी रिलायबिलिटी उतनी बढ़ती है, क्योंकि वो रिटन एविडेंस है। बिल्कुल, तो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है हम ऑडिट के दौरान में भी लेते रहे ज़बानी कलामी, लेकिन ऑडिट के एंड पे हम रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन जरूर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, इसका मकसद यही होता है कि हम रिलेटेड पार्टी में जो एविडेंस हमने लिया उसको सपोर्ट करने के लिए हम एंड में मैनेजमेंट से रिटन फॉर्म में लिखवा भी लेंगे, सर लिख के दीजिए आपने सारी की सारी रिलेटेड पार्टीज हमें आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दिया। हालांकि ड्यूरिंग ऑडिट हमने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई भी किया होगा, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द ऑडिट मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि सर जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे आपने हमें डिस्क्लोज कर दिया। ठीक है, हालांकि हमने फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे, अपना एक्शन सारा लिया होगा, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट से रिटन फॉर्म में लिखवाते हैं कि सर जितने भी फ्रॉड आपके नॉलेज में थे, रिस्क असेसमेंट वगैरह थी, वो आपने हमें बता दी है। अब जरा पहले मुझे जजमेंटली सोच के बताइए, हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ले रहे हैं, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने के बावजूद भी हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए मैनेजमेंट से? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। किस लिए? लेकिन याद रखिए इसका पर्पस क्या होता है, टू सपोर्ट अदर एविडेंस। हम बहुत से एरियाज में मैनेजमेंट, हालांकि अपने प्रोसीजर हर एरिया में परफॉर्म करते हैं, लेकिन बहुत से एरियाज ऐसे होते हैं जो निस्बतन दूसरों से ज्यादा अहम है, उसमें हम मैनेजमेंट से कहते हैं प्रोसीजर तो हमने परफॉर्म किया ही किया है, आप हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लिख के दे कि इस एरिया में ये चीज इस तरीके से है। जैसे आपको याद होगा, एक एग्जांपल देता हूँ, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर याद है आपको? हमने एक्सपर्ट को एंगेज किया, हमने उसकी कंप्यूटेंस कैपेबिलिटी को वैल्यू, हमने उसकी एडिक्वेसी को वैल्यूएट किया, हमने देखा प्रॉपर अकाउंटिंग डिस्क्लोजर हुए कि नहीं हुई। ये सारे प्रोसीजर रिवैल्यूएशन में हमने सीखे। बता सोच के मुझे बताइए, इन सब के बाद हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं कि नहीं? बिल्कुल लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी चाहिए? बिल्कुल। लेकिन मैनेजमेंट समटाइम पता क्या कहती है, वो कहते हैं सर या तो आप एविडेंस लें, एक्सपर्ट की रिपोर्ट वगैरह, या हमसे रिप्रेजेंटेशन लें। अगर हमसे रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो फिर एविडेंस की क्या जरूरत है, और अगर एविडेंस ले रहे हैं तो फिर रिप्रेजेंटेशन की क्या जरूरत है? यहां पे स्टैंडर्ड ने जवाब दिया कि रिप्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है, टू सपोर्ट अदर एविडेंस। रिप्रेजेंटेशन एक सपोर्टिंग एविडेंस है, इसके बगैर हमारा एविडेंस कंप्लीट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे समझें, जैसे आपने अक्सर देखा होगा लीगल केसेस, बाज़ कोर्ट का आपने सीन देखा होगा, वो कहता है जी जज गवाहों से कहता है भाई बताओ जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये जो बयाने हल्फी होता है ना, बयाने हल्फी कसम कहते हैं, इसका स्टेटस एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जैसे रिटन रिप्रेजेंटेशन। मुझे बताइए, क्या जज ये कसम कहता है गवाहों को, ये कसम खा के मुझे बताओ बयाने हल्फी दो फिर अपना बयान दो?
भाई ये कसम खाता है कि नहीं गवाह, ये एक तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा मुझे बताइए, जब वो गवाह कसम खाता है कि मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं, तो जज फिर उसकी कसम की बेस पे फैसला देता है कि फैसला फिर भी एविडेंस की बेस पे देता है, फैसला फिर भी सबूतों गवाहों के बयानात की रोशनी में होता है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन फिर उसे किस लिए ली जाती है? सपोर्ट करने के लिए कि शायद ये अभी भी सच बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा एक एक्स्ट्रा उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए। एग्जैक्टली उसी तरह, हालांकि हम अपने पूरे ऑडिट में एविडेंस ऑब्टेन कर चुके होते हैं, लेकिन जो एरियाज निस्बतन ज्यादा रिस्की होते हैं, ज्यादा अहम होते हैं, हम उनके बारे में मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करते हैं। किस लिए? उस अपने एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन याद रखें, जो रिस्की एरियाज होते हैं उनमें रिप्रेजेंटेशन और एविडेंस हम दोनों ऑब्टेन करते हैं। अगर आप एक को भी मिस कर देंगे ना तो एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, एक को भी मिस कर देंगे एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। ये बात समझ आ गई? ये अहम कंसेप्ट था जो मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि हमने जो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है, उसमें एक तो उससे उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंफर्म करवानी है कि तुमने पूरी की है कि नहीं। दूसरा, कुछ एरियाज में हम सपोर्ट करने के लिए भी मैनेजमेंट से कहते हैं इस एरिया के बारे में हमें रिप्रेजेंटेशन दो। वो एरियाज कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या रिप्रेजेंटेशन ली जाती है, वो भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। अभी सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड किया है, लेकिन अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया ना तो आधा लेक्चर आज का समझ ले क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। रिटन रिप्रेजेंटेशन के बारे में 2-3 बातें सुनना है, ये छोटी छोटी बातें लेकिन केस स्टडी में कभी टेस्ट कर देता है। रिटन रिप्रेजेंटेशन, अच्छा 2 लफ्ज बोल रहा हूं, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो उसका मतलब है आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। रिटन, दोनों में फर्क बताना है आपने। 2 टर्म्स बोल रहा हूं, एक है रिटन रिप्रेजेंटेशन और एक है रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर। लेटर में सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड हो जाती हैं। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। बाज़ औक़ात केस स्टडी में कहता है, स्टूडेंट कहता है सर पिछली केस स्टडी थी उसमें उसने कहा मैनेजमेंट ने रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं की, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए। आपने कहा ये एरिया पे डिपेंड करेगा जिस एरिया की रिप्रेजेंटेशन थी। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर इफेक्ट परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्योंकि स्कोप लिमिटेशन। लेकिन सर अगली केस स्टडी में हम गए ना तो उसने कहा कि मैनेजमेंट ने रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर प्रोवाइड नहीं किया, मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन लेटर प्रोवाइड नहीं किया। आपने डायरेक्टली कहा स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्यों? इसमें मटेरियल क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि लेटर नहीं दिया मतलब कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, तो इसका तो परवेसिव ही बनता है। लेकिन अगर कहे कोई एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, उसका इफेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन लेटर में फर्क है। सम ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन लेटर। एग्री करते हैं? ये बात समझ आई? चले, तो रिप्रेजेंटेशन लेटर हर ऑडिट में रिक्वायर्ड है, हर ऑडिट में रिक्वायर्ड। दुनिया का कोई ऑडिट ऐसा नहीं है जिसमें रिप्रेजेंटेशन लेटर ना लिया जाता हो, हर ऑडिट में रिक्वायर्ड है, ठीक है। हाँ, इसमें रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी होगी ये डिपेंड करता है। ये वाली रिप्रेजेंटेशन जो है ना, ये तो हर ऑडिट रिप्रेजेंटेशन लेटर में होती है, ये ऊपर वाली। नीचे वाला रिप्रेजेंटेशन जो एरिया, डिफरेंट एरियाज के बारे में लेते हैं हम, ये चेंज हो सकती है। हो सकता है एक क्लाइंट में आप रिलेटेड पार्टी के बारे में ले रहे हो, दूसरे में ना। हो सकता है एक में रिवैल्यूएशन फिक्स एसेट के बारे में रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो, दूसरे क्लाइंट में ना ले रहे हो। वो तो आपकी जजमेंट है। रिवैल्यूएशन नहीं हुई तो रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होगी। तो रिप्रेजेंटेशन लेटर के कंटेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन लेटर हर ऑडिट में रिक्वायर्ड है। बस साइन कौन करेगा? कोई भी छोटा मोटा क्लर्क, हायर मैनेजमेंट, ताकि जिम्मेदार बंदा जिम्मेदारी ले। जो कि कौन हो सकता है रिस्पॉन्सिबल पर्सन? सीईओ, सीएफओ या इक्विवेलेंट कोई पोजीशन। बाज़ औक़ात सीईओ की जगह पे ना एक नाम प्रेसिडेंट, बाज़ औक़ात एक वर्ड यूज होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब इक्विवेलेंट टू सीईओ होता है, ठीक है। तो ये ना हो कि प्रेसिडेंट, आपके प्रेसिडेंट कौन है? तो सीईओ, सीएफओ या इक्विवेलेंट अथॉरिटी वाला पर्सन। जैसे अगर कोई डायरेक्टर इन्वॉल्व है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन प्रोसेस में तो वो भी हो सकता है। इसकी डेट क्या होगी रिप्रेजेंटेशन लेटर की?
ऑडिट रिपोर्ट के आस प्रैक्टिकली पता क्या होती है? ऑडिट रिपोर्ट वाली डेट, ऑडिट जिस दिन सुबह आपको बताया ना मैनेजर डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज करते हैं ना, उसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन लेटर भी साइन करके भेज देते हैं। ये आखिरी काम होते हैं दो जो ऑडिट के एंड पे किए जाते हैं। याद रखिए, अब ये केस स्टडी में उसने 2-3 दफा कंसेप्ट टेस्ट किया, जो अगली एक सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन लेटर के ऊपर कोई ना कोई डेट होगी जो बताएगी कि इस डेट को हमने सारे इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये डेट ऑडिट रिपोर्ट ऑन डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए या बिफोर। आफ्टर तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था कि रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर एक एविडेंस है। आप एविडेंस ऑब्टेन किए बगैर रिपोर्ट नहीं दे सकते। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि 10 तारीख को रिपोर्ट साइन की है और 11 तारीख को रिप्रेजेंटेशन लेटर ले रहे हैं। कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 10 तारीख को रिपोर्ट साइन की है और 3 तारीख को रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लिया। ये या तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या एक आधे दिन पहले ले लें, बस 1-2 दिन पहले, करीब तरीन की वजह क्या है? ताकि आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिले। स्टैंडर्ड इसकी एग्जांपल देता है, वो कहता है अगर आपने 7 तारीख को रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लिया ना और रिपोर्ट 10 को साइन की, तो 7 और 10 के दरमियान में जो इवेंट या सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं ना, उनका इफेक्ट आपको नहीं पता चल सकेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं उस दिन अपडेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कीजिए। अव्वल तो आपने इतना अरसा पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी ही नहीं है, ऑब्टेन करनी ही नहीं। ठीक है, क्या कहना है उससे कि हमें डेट ऑफ ऑडिट, उसने केस स्टडी में टेस्ट चेक कर कंसेप्ट चेक कर लिया, उधर आपके रिपोर्ट साइन हो रहा है, टीम सारी लेट सीटिंग कर रही है, उधर सीएफओ ने कहने लगा सर मैं तो मेरे महीने की छुट्टियां मैं जा रहा हूं। आपने 15 मार्च को रिपोर्ट साइन करनी है, सीएफओ कह रहा है मैं 2 मार्च से लेके 29 मार्च तक छुट्टियों पे जा रहा हूं। तो 2 ऑप्शन दे रहा है आपको सीएफओ। पहली ऑप्शन या तो 1 मार्च को रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लीजिए या 30 मार्च को ले लें। बताइए कौन सी एक्सेप्ट करेंगे? दोनों ही नहीं, लेकिन केस में दोनों को अलग-अलग कमेंट करना है कि 30 मार्च में क्या कबाहत है, क्योंकि उसमें सफिशिएंट टेम्परेरी अपडेट होगा ही नहीं, और फिर कमेंट करना है 1 मार्च में क्या कबाहत है। आप बिफोर वो आपको टाइमली अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर आगे तीसरा कमेंट भी करना है क्या कि करेक्ट सोल्यूशन क्या होना है। शाबाश, ये भी बताना चाहिए। हम उसे कहेंगे कि ये अवेलेबल नहीं है, सीएफओ सीईओ आ जाए या क्यूरिकुलेंट अथॉरिटी के साथ बंदा आ जाए, या डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एक्सटेंड कर लें। छुट्टियां ज्यादा जरूरी हैं ऑडिट से, तो जाओ छुट्टियों पे, तो रिपोर्ट भी बाद में ले लेना। उससे 2-3 सजेशन देंगे हम। ये बात क्लियर हो गई? बाद में रिपोर्ट के बाद रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं होनी, और बहुत ज्यादा पहले भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिफोर होनी चाहिए, वेरी बिफोर नहीं होनी चाहिए। पीरियड किस कवर की? जिस पीरियड का ऑडिट कर रहे हैं उसे की पीरियड अंडर ऑडिट। ये तो सिंपल, ये क्लियर हो गए। फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या होगा? लेटर फॉर्म। एंगेजमेंट लेटर भी लेटर फॉर्म में होता है ना। असल में एक और फॉर्म भी होती है हमारे पास, वो क्या? लीगल स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर होता है, स्टाम्प पेपर, हाँ स्टाम्प पेपर भी कह लें, कोई चलता है। स्टाम्प पेपर जो होता है उसमें आप लीगल पेपर के ऊपर, पक्के कागज के ऊपर भी एंगेजमेंट लेटर भी तय कर सकते हैं और रिटर्न, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड क्या है? लेटर फॉर्म में हो, सिंपल लेटर हो। किसको एड्रेस किया जाता है? एंटिटी का लेटर हेड हो, ये बेहतर है। एंटिटी का लेटर हेड हो, ये बेहतर है। अच्छा, प्रैक्टिकली होता पता क्या है? इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है ऑडिटर और मैनेजमेंट आगे उसके लिखती जाती है यस वी हैव प्रोवाइडेड ऑल दिस इंफॉर्मेशन, देयर इज नो मिसस्टेटमेंट, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन चूंकि क्वेश्चंस ऑडिटर की तरफ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट ऑडिटर को कहती है प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एग्जाम में ये नहीं लिखना कि सर जो आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर चाहिए ना
उसका फॉर्मेट आप ही बना के हमें ईमेल कर दें, हम अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे उसको प्रिंट करवा के साइन करके दे देंगे। प्रैक्टिस ये है कि इस तरह होता है, लेकिन एग्जाम में आपने क्या करना है, आपने कहना है ये तो मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को दिया जाता है, पहले ऑडिटर की तरफ से मैनेजमेंट को ईमेल जाती है, ये नहीं बताना, ये नहीं बताना, क्या कहना है, मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को इसमें। अच्छा अब सुनिए कंटेंट्स, रिप्रेजेंटेशन लेटर में कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब क्या है, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन आएगी। कुछ कंटेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कुछ कंटेंट्स रिक्वायर्ड का मतलब जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा है ऑडिटर जरूर ले, और फिर ऑडिटर को डिस्क्रिशनरी पावर भी दे दी। डिस्क्रिशनरी पावर इसके अलावा भी अगर आप जरूरी समझें किसी एरिया के ऊपर किसी जरशत तो रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम इंफॉर्मेशन है, अहम कंसेप्ट है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ ये 3 केसेस हैं, इसमें रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना मैनेजमेंट से अप्रोप्रिएट है कि नहीं। उस वक्त अगर ये लिस्ट आपकी नजरों से गुजरी होगी ना, तो फिर आप कहेंगे हाँ ये तो उस लिस्ट में मौजूद था, रिटन रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है। हाँ ये तो लिखा हुआ था कि इस पे रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं लेते, इस पे रिटन रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। तो लिस्ट अब गौर से सुन लें। सबसे पहला रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में क्या रिक्वायर्ड है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। हमने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लाजमी रिटन रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड करना है कि मैनेजमेंट हमें लिख के बताए उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की है कि नहीं। कौन कौन सी, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर, और फिर तीसरा ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल। इंटरनल कंट्रोल इतना क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं, कभी हम टेस्ट करते हैं कभी नहीं करते, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम, ठीक है। गोइंग कंसर्न लादा से आ जाएगा, ये नीचे आ गया है, ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा ये प्रैक्टिकली ये इसलिए अहम होती है, ये सर में ना कंप्लीटनेस दर्शन के लिए, कंप्लीटनेस की दर्शन वेरीफाई करना ऑडिटर के लिए हमेशा से एक मुश्किल टास्क रहा। ओवरऑल सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन कौन सी मैनेजमेंट से ऑब्टेन करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के। फिर सिग्निफिकेंट अजम्पशन एंड एस्टिमेट्स, आपके किसी भी एरिया में अगर सिग्निफिकेंट अजम्पशन एंड एस्टिमेट्स यूज हो रहे हैं, आप रिटन रिप्रेजेंटेशन लीजिए। मुझे बताइए रीवैल्यूएशन में रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे, क्यों, वारंटी के एरिया में रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करें, सिग्निफाइड। अच्छा अब एक केस स्टडी की एग्जांपल सुना। क्लाइंट के डेटर्स थोड़े से हैं लेकिन फिक्स एसेट बहुत ज्यादा हैं। डेटर्स की प्रोविजन पे भी अजम्पशन एस्टिमेट्स होते हैं, फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन पे भी अजम्पशंस यूज होते हैं। बताइए फिक्स एसेट्स के ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है, डेप्रिसिएशन के ऊपर, डेप्रिसिएशन के ऊपर है जरूरी, रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट के ऊपर नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। हर एरिया पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन नहीं करनी, ठीक है। हमें डिस्क्रिशनरी पावर जरूर दी गई है, लेकिन याद रखें हमने एग्जाम में बैठ के लिस्ट की बेस पे डिसीजन करना। आपको पता है एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ अल्टीमेटली ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको कभी जजमेंट अप्लाई करने को नहीं कहा। मैंने हमेशा आपको ये कहा लिस्ट याद करो, लिस्ट की बेस पे डिसीजन करो। एग्जाम में लिस्ट चलेगी, एग्जाम में लिस्ट चलेगी। तो जिस एरिया में सिग्निफिकेंट अजम्पशन एस्टिमेट्स हैं उसमें क्लाइंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना एप्रोप्रिएट है। आपने रिपेयर एक्सपेंस करवाए, फिक्स एसेट की रिपेयर करवाई, रिपेयर एक्सपेंस पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब पता चल गया ना आपको कि नहीं। आगे चलते हैं। रिलेटेड पार्टीज पे स्टैंडर्ड कहता है लाजमी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो, पढ़ा था ना। तो बताइए रिलेटेड पार्टी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, है कि नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आया केस स्टडी, ये सच में आया हुआ क्वेश्चन, पहले वाला भी सच में आया। नहीं असल में नहीं, मैं बता देता, पहले याद नहीं। वो आई कैप के क्वेश्चन बैंक में और एसीसी का क्वेश्चन है।
ठीक है, वो आप पढ़ेंगे, वो एक लाइन और रियर, वो पता नहीं कुछ इस तरह का है। नहीं ये पहला नहीं आना, अब भूल गया। नहीं इन्वेस्टमेंट वाला, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ रिलेटेड पार्ट। क्वेश्चन, दो इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूँ, एक में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो सकता है अप्रोप्रिएट, हो सकता है ना हो, दूसरे में भी हो सकता है हो सकता है ना हो, दोनों फैसला करना है। पहला, कंपनी ए ने कंपनी बी में 51% शेयर्स खरीदे। दूसरा, कंपनी ए ने कंपनी बी के 15% शेयर्स खरीदे। किसमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट हो? 51, क्यों? रिलेटेड पार्टी बने, और 15 वाली नहीं, क्यों? रिलेटेड पार्टी नहीं बन रही। इतनी कोई इन्फॉर्मेशन भाई, यही डिसीजन होगा। आगे इसमें से मजीद मैंने क्वेश्चन को आगे लेके चलना है थोड़ी देर बाद। भाई ये समझ आ गया, रिलेटेड पढ़ा हुआ है, रिलेटेड पार्टी पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रीवैल्यूएशन के ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, पढ़ा हुआ है हमने। कहाँ पढ़ा था? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में। शाबाश। रिलेटेड पार्टी पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं, कहाँ पढ़ा था? रिलेटेड पार्टी, पक्की बात है पढ़ा था। रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे मैनेजमेंट से, बताओ आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्लोज। फ्रॉड में पढ़ा था कि मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेंगे, उन्हें कहेंगे हमें लिख के दीजिए कि सारे के सारे फ्रॉड उन्होंने हमें डिस्क्लोज, हमसे छुपाया कुछ नहीं है। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड है, कौन सा? 250 नंबर याद रहा लाजमी नहीं, जो ये बताता है कि जिस तरह फ्रॉड है ना, उसी तरह नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, जिसे हम कहते हैं नोकलार, याद है नोकलार? नॉन कंप्लायंस, मैनेजमेंट से कहते हैं अगर फ्रॉड है वो भी बताओ, उस पर भी रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है वो भी बताओ। तो जिस तरह फ्रॉड बताएगा उस तरह ये भी बताएगा। पता है क्या बताते हैं? पता है कैसे बताते हैं? डायरेक्टर ए से पूछे वो डायरेक्टर बी के फ्रॉड बताता है, डायरेक्टर बी से पूछे वो ए के फ्रॉड बताता है। हम दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, बताते हैं लोग इसी तरह, और इसी तरीके से बताते हैं। नॉन कंप्लायंस पे रिटर्न अप्रोप्रिएट, सब्सिक्वेंट इवेंट पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट है। बिल्कुल, मैनेजमेंट से क्या हम ये कहते हैं हमसे लिख के दो, सारे सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्कुल। इमटेरियल मिस स्टेटमेंट, मैं इमटेरियल नहीं, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट जो अनकरेक्टेड हैं, इन पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं ना मैम? बिल्कुल करते हैं, हाँ जी। जब एग्रीगेट होके मटेरियल हो जाए तब नहीं, जब वो इमटेरियल ही रहे कि मैनेजमेंट से कहते हैं आपके ख्याल में भी इमटेरियल है, कल को हमारे खिलाफ केस ना कर देना कि 312 की मिस स्टेटमेंट नहीं पकड़ी, 420। ये वो सिचुएशंस हैं जिनमें रिक्वायर्ड है आइटम मरता मर जाता है, इन पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं छोड़ता लाजमी। इसमें कमी तो कोई नहीं हो सकती, हाँ प्लस हो सकता है। प्लस क्या हो सकता है? प्लस क्या हो सकता है? अगर स्टैंडर्ड ने आइटर को डिस्क्रिशनरी पावर दिया है कि अगर ऑडिटर मुनासिब समझे तो इसके अलावा भी कुछ एरिया पे रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकता है। कौन से? अच्छा, और ऑडिटर किन केसेस में जरूरी होता है भला? किन केसेस में जरूरी होता है कि स्टैंडर्ड के अलावा, क्योंकि स्टैंडर्ड को पता है कि रियल वर्ल्ड ना बहुत कम्प्लेक्स होती है, हम सारी सिचुएशन को कवर नहीं कर सकते, तो बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी, तो उसने डिस्क्रिशनरी पावर दिया। कब? जब एरिया ऐसा हो, मैटर ऐसा हो जो मैनेजमेंट की इंटेंशन से रिलेट कर रहा है अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो उस वक्त रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे। नहीं समझ आई? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पूछे? फिक्स एसेट्स, मुझे अच्छा मुझे बताएं, मशीनरी है, ये फिक्स एसेट में आती है कि करंट एसेट में? गलत, डिपेंड करता है उसके यूज पे। इंटेंडेड यूज क्या? अगर मैनेजमेंट का इरादा है ना उसको अपने ऑपरेशन में यूज करना है तो वो फिक्स एसेट में आएगी, और नॉर्मली ऐसे ही आता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट का इरादा इसको बेचना है, इन करंट एसेट में आएगी। इन्वेंट, ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। अब मुझे बताइए फिक्स एसेट की क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड? मैनेजमेंट की इंटेंशन पे। मैनेजमेंट ने
एक फिक्स एसेट पे अचानक डेप्रिसिएशन रोक दी, हमने कहा क्यों, उसने कहा और इसको करंट एसेट में डाल दिया, हाँ कहा बेचना है। अब बताइए क्या ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक है? अगर मैनेजमेंट बेचना चाहती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें एविडेंस चाहिए कि नहीं चाहिए कि मैनेजमेंट का वाकई इरादा है कि नहीं है? तो क्या करेंगे, थोड़ा मारेंगे मैनेजमेंट के खोपड़ी में, खोपड़ी खोलेंगे और उसमें देखेंगे इंटेंशन क्या है मैनेजमेंट की। ये ऐसे करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे भाई, ऐसे थोड़ी इंटेंशन का पता चलता है। हम उसका सीटी स्कैन करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, वो जो रिपोर्ट आएगी उसमें लिखा होगा मैनेजमेंट की इंटेंशन। ऐसे नहीं होता। क्या मरीज से आए हो, तुम्हें पता नहीं इस गोले में ऐसा नहीं होता? क्या होगा फिर इसका जवाब स्टैंडर्ड देता है, इसका जवाब स्टैंडर्ड देता है। क्या करेंगे? वो कहता है 10 मिनट बढ़ गए लेक्चर के। अच्छा, जो मैं पढ़ा के नियत करके पढ़ा के जरूर जाऊंगा, अब टाइम बढ़ रहा है तो आपकी गलती है। कर ले जब स्टैंडर्ड क्या कहता है, इस पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लो। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही है जो आपको ये बताएगी मैनेजमेंट क्या करना चाहती है। विवाद समझ आई? एक होगी क्लासिफिकेशन ऑफ मशीनरी। आगे दूसरी एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उसे करंट एसेट में लिखूंगे लॉन्ग, डिपेंड कर किस पे, पर्पस क्या है, डिविडेंड लेना है तो लॉन्ग, और अगर शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से फायदा उठाना है तो मैंने उसको लॉन्ग टर्म में लिख दिया। आप एज ऑडिटर कैसे देखेंगे इंटेंशन? थोड़ा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं, आप नहीं सही ऑडिट पढ़ रहे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटीज के लायबिलिटीज कंप्लीटली रिकॉर्ड हुई कि नहीं, ये वैसे इधर कवर हो जाता है, इधर कवर हो जाता है इसको। ये चलें दो एग्जांपल होगी हमारी काफी है। मॉर्गेज एंड चार्जेस ऑन एसेट्स के एसेट्स में, अब एसेट्स को देखे, मुझे इसको देखे तो नहीं पता चलेगा, हो सकता है इस पे मॉर्गेज करवाया कि नहीं करवाया, वो तो मैनेजमेंट बताएगी ना, एसेट के ऊपर तो नहीं लिखा होता, वो रजिस्टर्ड भी होता है, लेकिन एसेट को देखे पता नहीं चलेगा आपको मैनेजमेंट। अब सुनिए केस स्टडी की बात बता रहा हूं, ये तो आप पढ़ भी लेंगे, याद कर भी लेंगे। एग्जाम में इस कंसेप्ट में से केस स्टडी वो पूछता है, इस वाले कंटेंट्स वाले में से रट्टे का क्वेश्चन आएगा तो वो सीधा ही पूछ लेगा, लेकिन कंटेंट्स कौन कौन से है जो रिक्वायर्ड है। लेकिन केस स्टडी ज्यादा चांस है सेट करेगा, और केस स्टडी में क्या पूछेगा कि बताओ ये 3-4 सिचुएशन है, इनमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। क्या पूछेगा? अच्छा ये देखिए ये क्या कह रहा है, एग्जामिनर विल आस्क वेदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज एप्रोप्रिएट और नॉट। आपने फिर एग्जाम में बैठ के डिसीजन करना होगा। इस वक्त तो हंस रहे हैं ना, उस वक्त रो रहे होंगे कि इसका क्या रूल है, इसमें इस सिचुएशन में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे। ये सुन लें, अगर जो एग्जाम में उसने केस दिया हुआ है वो इनमें से कोई एक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है, और अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं है। अब आपको बता रहा हूं एग्जाम में होगा क्या, क्वेश्चन क्या देगा, 2, 3, 4 इवेंट बताएगा आपको, 1, 2, 3, 4 कहेगा बताओ हर एक के बारे में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। ठीक है, अगर वो इस लिस्ट में कोई चीज है एप्रोप्रिएट है, अगर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है एप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों एप्रोप्रिएट नहीं है? क्योंकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन में मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट एप्रोप्रिएट है, उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन एप्रोप्रिएट है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट नहीं है। एग्जाम में उसने कहा रीवैल्यूएशन रिपोर्ट क्लाइंट ने आपको नहीं दी, बताइए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है। स्टूडेंट ने कहा सर ने कहा था है रिवैल्यूएशन में एप्रोप्रिएट है, ये याद आ गया रिवैल्यूएशन में, ये नहीं याद आया कि कहा था मटेरियल मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हो तो फिर रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट, फिर स्कोप लिमिटेशन एप्रोप्रिएट है। फिर लिटिगेशन लीगल केसेस आकर इनमें भी मैनेजमेंट से, आपको पता आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती थी, लीगल केसेस के प्रोसीजर नहीं याद किए हुए,
लेकिन हाँ किया मैंने कि उनमें एक प्रोसीजर ये नहीं होता था मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लीजिए अबाउट एक्सपेक्टेड आउटकम, क्या इरादा है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है कि नहीं करनी। तो अगर इनमें से कोई केस है रिटन रिप्रेजेंटेशन है अप्रोप्रिएट है, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है रिटन रिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन अप्रोप्रिएट उस केस में। और अगर जो केस दिया फर्ज कीजिए आपकी किस्मत जो है उस दिन आपका साथ छोड़ गई, उसने 3 केसेस में तो आपको पता चल गया, चौथा केस ऐसा है जो ना इस लिस्ट में मौजूद है ना वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, फिर आपने ये चीज याद करनी है, अगर तो वो केस मैनेजमेंट की इंटेंशन या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेट करता है तो फिर आपने अपनी जजमेंट की बेस पे कहना है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है। वरना जैसे रिपेयर एक्सपेंस मैंने आपसे अभी पूछा, रिटन हालांकि रिपेयर एक्सपेंस ना इस केस में आ रहा है ना इसमें आ रहा है, तो आपने कैसे डिसीजन किया, ये इसमें जरूरत ही नहीं है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ये मैनेजमेंट की इंटेंशन में बेस ही नहीं कर रहा, इसको तो हम बड़े आराम से दूसरे तरीकों से भी चेक कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब मैंने क्या सिखाया आपको अभी, किन केसेस में रिटन रिप्रेजेंटेशन एप्रोप्रिएट है, किन केसेस में एप्रोप्रिएट नहीं है, और अगर इनसे हटके सिचुएशन आ जाए तो आपने कैसे फैसला करना है। क्लियर हो गया। मैं आगे चले, योग कर ले योग बस ये योग ही हो रहा है। अब वो क्वेश्चन आपको करवाने लगा हूं, वो जो इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जिसके ऊपर केस स्टडी बेस कर रहे हैं, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो केस स्टडी टेस्ट किए हैं वो आपको सिखाने जा रहा हूं। और वो आप सिर्फ एक इक्वेशन याद हो ना, सारी केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक इक्वेशन याद हो, कौन सी इक्वेशन? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज इक्वल टू अदर एविडेंस प्लस रिटन रिप्रेजेंटेशन इफ एप्रोप्रिएट, अदर एविडेंस विच इज एक्सपेक्टेड टू, यानी वो केस टू केस वेरी करेगा, और रिटन रिप्रेजेंटेशन इफ एप्रोप्रिएट। बताइए ये इक्वेशन समझ आती है आपको? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज इक्वल टू रिटन अदर एविडेंस प्लस, दोनों मिलेंगे तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होगा, एक भी मिसिंग है तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होगा। अब जरा गौर से सुनिए, पहली सिचुएशन, एग्जाम में आपको कोई केस स्टडी देगा जिसमें कहेगा रिटन रिप्रेजेंटेशन तो है, अदर एविडेंस नहीं है, बताइए आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? अब एग्जांपल सुने, एग्जांपल वो कहेगा रिपेयर इनवाइस, रिपेयर एक्सपेंस को वेरीफाई कर रहे हैं, रिपेयर इनवाइस ही नहीं है। वो कहेगा क्लाइंट ने रीवैल्यूएशन करवाई, रीवैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं है। दोनों सूरतों में मैनेजमेंट कहेगी हम कसम खा के कहने को तैयार है रिपेयर वाकई ही हुई थी, हम कसम खा के रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है रीवैल्यूएशन रिपोर्ट वाकई हमने करवाई थी और ये सही है, रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है मैनेजमेंट, अदर एविडेंस नहीं है, अदर एविडेंस नहीं। ये केस समझ आया आपको? रिटन रिप्रेजेंटेशन है, अदर एविडेंस नहीं है, बताइए स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं है? बिल्कुल। हम आगे रूटीन वाला जो रिपोर्ट में लिखते थे, इफ मटेरियल क्वालिफाइड ओपिनियन, इफ परवेसिव डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। पहला केस समझ आ गया रिटन रिप्रेजेंटेशन का। दूसरी केस स्टडी सुना, वो कहेगा एविडेंस है, रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं देनी, उसका उलट है, एविडेंस है। हमने रिलेटेड पार्टी के एग्जांपल सुने, रिलेटेड पार्टी के सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, जो जो स्टैंडर्ड ने कहा था प्रोसीजर रिलेटेड पार्टी वाले में, सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए। एंड वे मैनेजमेंट से कहा सर हमें रिप्रेजेंटेशन भी लिख के दीजिए कि आपने सारी की सारी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दी। उसने कहा हमने ही रिप्रेजेंटेशन लिख के देनी है तो तुम 2.5 महीने क्या करते रहे हो? ये ऑडिट करना तो तुम्हारा काम है,
ये चेक करना तो तुम्हारा काम है कि रिलेटेड पार्टी सारी आइडेंटिफाई होकर डिस्क्लोज होगी कि नहीं होगी। इसी काम के लिए तो तुम्हें हायर किया गया है। ये भी हम बताएंगे तो तुम क्या करोगे? हमने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी। एविडेंस है, सही कहा उसने, नहीं कहा, स्टैंडर्ड रिक्वायर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिक्वायर कर रहा है। अदर एविडेंस है, अदर एविडेंस रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बताइए एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है? नहीं, स्कोप लिमिटेशन आएगी। लेकिन आप बताएं, लेकिन ये स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट आएगा, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्डर भी इफेक्ट होंगे। हाँ जी, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, शाबाश 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 शाबाश, दें इनको शाबाश। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट तो आएगा ही आएगा, अदर एस्पेक्ट्स पे भी इफेक्ट आएगा। जैसे हमारा रिस्क बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल, एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉल। अगर प्रैक्टिकल भाई ये बात समझ आई? इन दोनों में फर्क समझ आया? स्कोप लिमिटेशन दोनों में है। कोर्स ऑफ एक्शन का फर्क ध्यान में रखें। एग्जाम में आप सिर्फ इसको भी सिंपल स्कोप लिमिटेशन में डिस्कस करके आ जाते हैं, फिर एग्जामिनर कमेंट्स में बताता है क्या गलती की। ये फर्क जान रहे हैं ना क्यों आया है? तीसरा केस, अदर एविडेंस भी है, रिटन रिप्रेजेंटेशन भी है, दोनों में इनकंसिस्टेंसी है। रिटन रिप्रेजेंटेशन कुछ और कह रही है, अदर एविडेंस कुछ और कह रहा है। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट से पूछा सर ये इन्वेस्टमेंट किस लिए? कहा सर लॉन्ग टर्म के लिए, डिविडेंड। हमने कहा अच्छा ठीक है। ऑडिट कर रहे थे, उसके बाद हफ्ते बाद पता चला इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या कह रही है? लॉन्ग टर्म। एविडेंस क्या कह रहा है? दोनों है लेकिन इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है। मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन दी, लिटिगेशन, भाई लिटिगेशन पे रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि नहीं? आगे से पूछो रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट से कहा कि सर बताइए बताइए लीगल केस। उसने कहा जी कोई लीगल केसेस नहीं है हमारे खिलाफ, जबकि हमें पता चला, आइडेंटिफाई हुआ, लॉयर को पैसे दिए हुए थे इन्वेस्टिगेशन की, पता चला लीगल केसेस पेंडिंग है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन भी है। मैनेजमेंट ने ये नहीं कहा कि मैं लिटिगेशन पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगी, रिप्रेजेंटेशन जरूर दी, 2 नंबर गलत। एविडेंस भी है, दोनों में इनकंसिस्टेंसी है। पहला क्वेश्चन मुझे ये बताइए स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं? स्कोप लिमिटेशन नहीं है क्योंकि दोनों चीजें हैं, स्कोप लिमिटेशन। लेकिन मैनेजमेंट के, लेकिन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे इफेक्ट आएगा। कैसे? मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउट, रिस्क बढ़ जाएगा मैनेजमेंट। बाकी है जाहिर है, जब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल होती है ना, याद रखिएगा, वो उसका इफेक्ट सिर्फ एक एरिया पे नहीं आता, एक रिप्रेजेंटेशन पे नहीं आता, सब पे आता है। जो बंदा एक एरिया में झूठ बोल सकता है दूसरे एरिया में सच्चा होगा नहीं। जो अपने घर झूठ बोल सकता है टीचर के साथ भी झूठ बोल सकता है। आपको बताया था ना, एक रिसर्च हुई थी कि यूएसए में कि तकरीबन 80% स्टूडेंट्स अपने घर वालों को के बारे में, अपने ग्रेड्स के बारे में झूठ बताते हैं। आप 20% वाले हैं जो बताते ही नहीं है कुछ। और फिर उसने इसके बाद उसको ऑडिट के साथ लिंक किया। उसने कहा जरा सोचिए, यही जनरेशन जब आज से 5 साल बाद किसी ना किसी प्रोफेशनल लाइफ में किसी क्लाइंट का बन के बैठी होगी और आप ऑडिटर बन के जाएंगे, आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके साथ सच बोलेंगे? जब तक इनका अपना इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं होगा ना, सच बोलेंगे। जहां अपना इंटरेस्ट इफेक्ट हुआ, उन्होंने अपने घर वालों को नहीं छोड़ा था, तो आपको क्या छोड़ा? हाँ, ये बात समझ आ गई। अच्छा, तीनों केसेस में फर्क समझ आया? एग्जाम में ये केस स्टडी बार बार पूछ रहा है, एग्जाम में ये केस स्टडी बार बार पूछ रहा है, और तीनों में फर्क बताना है आपने। पहले वाले केस में भी स्कोप लिमिटेशन सिंपल, दूसरे वाले में भी स्कोप लिमिटेशन प्लस अदर एस्पेक्ट, और तीसरे वाले में स्कोप लिमिटेशन। क्लियर? एक एंड पे छोटा सा एक कंसेप्ट है, आई कैप ने इस दफा नया ऐड किया है,
तो करवा दूं कि रहने दे? कभी कभार मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन देना, मैनेजमेंट उसमें थोड़ा बहुत हेरफेर कर देती है, मॉडिफिकेशन कर देती है। आपने जरा बताना अगर मॉडिफिकेशन करे तो आप, अब मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही बताएंगे। अगर सही बता दिया तो इसका मतलब ऑडिट आपको समझ आया, आप कुछ ऑडिटर बन गया, वरना आपकी मेहनत भी जाया, मेरी भी जाया। स्टार्ट करें। हमने मैनेजमेंट को कहा था हमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रिपेयर की हैं कि नहीं। ये रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ना, किधर है ये शुरू, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि ये फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट ने क्या लिख के भेजा? मैनेजमेंट ने कहा वी हैव प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS एक्सेप्ट फॉर ए मटीरियल नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्रीज जिसको हमने लाइफो पे मेजर किया है। ये रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? स्टैंडर्ड कहता है ये रिप्रेजेंटेशन लेटर एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपने इसका इफेक्ट देखना है आपकी रिपोर्ट पे क्या होगा, जो कि मिस स्टेटमेंट है और मॉडिफाइड ओपिनियन होगा। देखें इसकी वजह से मसला है ना, तो इसका इफेक्ट देखें। बाकी तो रिप्रेजेंटेशन मिल गई सारी चीजें, रिप्रेजेंटेशन लेटर में बाकी का रिप्रेजेंटेशन लेटर ठीक है, सिर्फ जिसकी एक्सेप्शन डाली ना मैनेजमेंट ने उसका इफेक्ट देखें रिपोर्ट में, वही सिग्निफिकेंट है तो ओपिनियन मॉडिफाई करें। आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद लेक्चर खत्म। असाइनमेंट नोट कर ली ना आपने, कल की तरह नहीं करना। ये अपेंडिक्स 1 के जो केस स्टडी है ना 1 2 3 4, ये रिटन फॉर्म में करनी है आपने। आखिरी क्वेश्चन, मैनेजमेंट से हमने कहा रिप्रेजेंटेशन दो कि आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी है। ये मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ना, कहाँ लिखा हुआ लेते हैं? ये टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। मैनेजमेंट ने कहा वी हैव प्रोवाइडेड यू ऑल इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट फॉर दोज इंफॉर्मेशन विच वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो बताइए ये रिप्रेजेंटेशन लेटर ओवरऑल पूरे का पूरा, जिसमें और भी बहुत सी रिप्रेजेंटेशन है, एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल। लेकिन क्या करना है? इसका इफेक्ट हम अपनी रिपोर्ट पे देखेंगे, जो अगर ऑलरेडी हमने अकाउंट कंसीडर नहीं किया हुआ ना, तो अब करेंगे फिर इसको। कुछ को समझ, मॉडिफिकेशन वाला कंसेप्ट समझ आया कि मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसकी वजह से ओपिनियन की मॉडिफिकेशन देखनी है फिर। और ये खास तौर पे आज के लेक्चर में और कुछ भी ना सीख के जाएं, कुछ भी ना सीख के जाएं। एक ये दो चीजें सीख के जाएं, एक ये और एक ये केस स्टडी टिप। जिसने ये दो चीजें सीख ली लेक्चर सीख लिया, जिसने ये दो चीजें नहीं सीखी वो फारिग है। जिसने इस कंसेप्ट के दौरान में मोबाइल को देख लिया था ना, वो फारिग है, उसको कुछ नहीं समझ आनी। और जिसने बाकी सारा लेक्चर जो मर्जी करता रहा, ये दो चीजें ध्यान से समझ लेना, उसका लेक्चर पार है। क्लियर हुई ये बात? पहले बताता, शाबाश है, ताकि हर मोबाइल देखते रहते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।